अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ सेनेट ने कौमी असम्बली से मंजूर शुदा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तरमीमी बिल 2020 और इस्लामाबाद दारुल खिलाफा वक्फ इमलाक तरमीमी बिल 2020 दोनों को ही मुस्तरद कर दिया। सेनेट इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान शदीद तल कलामी हुई। ऐवान बाला से बिल मुस्तरद होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आज सेनेट में अपोजिशन ने FATF से मुतालिक दो अहम बिल्स इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दारुल हुकूमत वक्फ इमलाक को नाकाम बनाया है। मैं पहले ही दिन से कह रहा हूँ कि अपोजिशन रहनुमाओं के ज़ाती मफादात और मुल्क के मफादात एक दूसरे से मुतसादिम हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ अपनी जगह, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ये कहती हैं कि सेनेट में बिल्स की मुखालिफत इसलिए की गई क्योंकि इनमें वारंट के बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार पुलिस और तफ्तीशकारों को दिया गया है। इसका FATF ने मुतालबा नहीं किया है और ना ही किसी सूरत में इसका दिफा किया जा सकता है, जबकि सबसे ज़्यादा तंग नज़र जमहूरियत में भी ऐसा नहीं होता था। ऐसे कवानीन सफाकाना एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि रज़ा रब्बानी ने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म FATF का बिल पढ़ लेते तो शायद हिमायत नहीं करते। फिर एहसन इकबाल के मुताबिक FATF के नाम पर पाकिस्तान को फाशिस्ट रियासत और इमरान खान को पाकिस्तान का कहते हैं कि हम हिटलर नहीं बनने देंगे। तारीख हमें ये बताती है नाजरीन कि पाकिस्तान जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है। हमाद अजहर के मुताबिक पाकिस्तान को सख्त तरीन शराइत पर मबनी 27 निकाती एक्शन प्लान दिया गया, लेकिन आज हम 27 में से 14 शराइत को पूरा कर चुके हैं, जबकि बाकी 13 नुकात पर इस साल ज्वाइंट ग्रुप का एक्शन प्लान मुकम्मल कर लेंगे। अब सवाल ये है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग बिल पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात वाकई दुरुस्त हैं? मनी लॉन्ड्रिंग बिल के मुस्तरद होने के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे? जबकि सेनेट में मनी लॉन्ड्रिंग बिल की मंजूरी के मामले पर हुकूमत की शिकस्त अपनी जगह कह लें या नाकामी कह लें, जो अपोजिशन कह रही है, मगर दूसरी तरफ हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी का मिशन जो है वो शुरू कर चुकी है। विफाकी काबीना के इजलास में ये फैसला किया गया कि मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। नवाज शरीफ की जानिब से अदालत में बीमारी को उज़र बनाकर जमानत की दरख्वास्त की गई थी। इस हवाले से अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये गारंटी दी गई। 19 से 21 फरवरी 2020 तक ज़ाती समात के लिए 3 मौके फराहम किए गए, लेकिन मियां नवाज शरीफ ना तो खुद पेश हुए और ना ही कोई मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गई। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स ने नून लीग और हुकूमत के दरमियान अब एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया, जबकि हुकूमती के कुछ लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली थी, कुछ कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स में कोई जालसाजी नहीं हुई है। इन सब बातों से अलग वैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कहा करते थे कि मुझे नवाज शरीफ पर रहम आ गया, लेकिन अब विफाक कह रहा है कि रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया गया है, लेकिन पंजाब के वज़रा कुछ और कह रहे हैं। अब हुकूमत इन तमाम चैलेंजेस से कैसे निपटेगी? मुझे ज्वाइन किया है प्रोग्राम में आज विफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़रोग नसीम साहब वक्त देने के लिए, थैंक यू। फ़रोग नसीम साहब, कल जो सेनेट में हुआ, जो तल कलामी हुई, फिर जो दोनों तरफ से ज़बान इस्तेमाल की गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर जो सेनेट में दो बड़े अहम इम्पॉर्टेंट बिल अपोजिशन ने मुस्तरद किए और कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने उन शिकों को शामिल किया जो FATF ने तो मुतालबा किया नहीं था कि बगैर वारंट गिरफ्तारी जो है ना वो आप हक दे दें पुलिस को भी और तफ्तीशी जो इदारे हैं उनको भी। ये अपोजिशन कह रही है, शेरी रहमान साहिबा कह रही हैं, तो ज़ाहिर है अब आप लोगों के लिए एक मुश्किल तो है, चैलेंज तो है, ये कौमी सलामती का मामला है, कोई आम बात नहीं है। क्या कितना बड़ा चैलेंज है अब आप लोगों के लिए इस बिल को मंजूर करवाना सर? एक तो वालेकुम सलाम और थैंक यू वेरी मच। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी चैनल की मेहरबानी कि आप मुझे बुलाते हैं, थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन ने जो इसके अंदर ऑब्जेक्शन सामने रखा है, इससे तो बहुत ही काम गवर्नमेंट का आसान हो जाता है। अपोजिशन ने ये कहा है कि क्योंकि FATF की ये रिक्वायरमेंट नहीं थी आमला की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन की, और FATF की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि विदाउट वारंट अरेस्ट हो, और लिहाजा ये बड़ा गलत किया और ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और ये कानून के ख़िलाफ़ है। और एक्चुअली राजा परवेज़ अशरफ मेरा बड़ा अच्छा है, उनसे ताल्लुक़ रिश्ता है, प्यार करते हैं, मुझसे बड़े भाई हैं मेरे, तो उनकी भी ऑब्जेक्शन फ्लोर ऑफ द हाउस में ये थी और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी उनको रिस्पॉन्ड किया। और वो बात ये है कि जो पाकिस्तान के कवानीन है, CRPC है, CRPC एक बुनियादी क्रिमिनल लॉ का, क्रिमिनल प्रोसीजर का कानून है,
उसके अंदर ये मौजूद है कि बाज़ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनको विदाउट वारंट अरेस्ट पुलिस कर सकती है। तो जब CRPC में ऐसे ऑफेंसेस मौजूद हैं और कितने सारे ऑफेंसेस हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे अपोजिशन के भाई बहन थोड़ी सी स्टडी कर लें, मुझसे ही पूछ लें, मेरा तो बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है उनसे, मैं बता दूंगा उनको कि ये जो आपको ऑब्जेक्शन है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो डिस्टिंक्शन है और विदाउट वारंट अगर अरेस्ट हो जाएगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी और ये फैशिस्ट स्टेट बन जाएगी। तो ये CRPC तो पिछले 125 साल से 150 साल से चल रहा है और उसमें जितनी भी हुकूमतें आई हैं पाकिस्तान की और इंडिया की, वो सारे के सारे यही CRPC वहाँ मुरव्वज है। तो ये कहना कि ये कॉग है और नॉन कॉग है, उसमें फ़र्क क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक में विद वारंट गिरफ्तारी होती है, एक में विदाउट वारंट गिरफ्तारी होती है, और ये CRPC में 150 साल से मौजूद है। और ये दुनिया जहां में भी ऐसे ऑफेंसेस हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में और कनाडा में। और ये कहना कि अगर विदाउट वारंट गिरफ्तारी होगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है और कानून की वायलेशन है, तो फिर बुनियादी कानून फिर थोड़ा सा रिफ़्रेश कर ले। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको आता नहीं है, रिफ़्रेश कर ले, ऐसा है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो एक ऑपोजिशन की तरफ से देखिए, मीडिया को ये चीज़ें इस तरह पता नहीं चलती जब तक कि मीडिया को बताया नहीं जाए। और मीडिया में जब उन्होंने ये कह दिया कि फैटफ की ये रिक्वायरमेंट नहीं है इस किस्म के लॉ पास करना जिसमें विदाउट वारंट मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी हो, तो मेरा ख्याल यही है कि या तो उन्होंने ख़ुद फैटफ के जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना तो पढ़े हैं, ना उनको आगही है, या अगर आगही है तो वो सही बता नहीं रहे। देखिए, इसमें ऐसा हुआ था कि फैटफ के जितने भी राउंड्स हुए हैं, चाहे वो APG ग्रुप हो या और भी जितने ग्रुप्स हैं, तो उसमें फिर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे कंसल्टेंट, फ़ॉरेन कंसल्टेंट है, उसको इंगेज किया। उस फ़ॉरेन कंसल्टेंट की, पाकिस्तान की और फैटफ वालों की अपनी रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें क्लैरिटी से जिन पॉइंट्स को पाकिस्तान ने कवर करना है, तो एक भी ऐसा लॉ या शिक नहीं है जिसके लिए ये कहा जाए कि ये फैटफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट बिल है, माइक्रोफोन है। फरूक साहब, फैटफ के मेन मुतालिबात में एक मुतालबा है, शर्त है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोके। तो क्या अब इनकी बिल की मंजूरी के लिए ये सोचा जाए, समझा जाए कि अपोजिशन के कुछ मुतालिबात हैं पसे पर्दा, जिसको आप लोग हमेशा हुकूमत NRO से जोड़ती है और जिसका नतीजा कल हम लोगों ने देख लिया, उन्होंने बिल्स को मंजूर नहीं होने दिया? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि जहां तक कि मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, तो मैं तो हमेशा अपोजिशन के हमारे जो कॉलीग्स हैं उनका बड़ा मोतरफ रहा हूं। और हर तरह से मैंने उनका एक ब्रीफ होल्ड किया है, कभी उनसे कोई बदतमीज़ी का या कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा और बड़ा एक प्यार का रिश्ता रहा है। लेकिन मैं ये बात कहने पे मजबूर हो गया कि सेनेट में ये बिल्स रिजेक्ट करके अपोजिशन ने अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। ये शायद उनकी एक गलत स्ट्रेटजी थी और शायद हमारी एक बेहतर स्ट्रेटजी थी। और स्ट्रेटजी क्या थी? हम तो सच पे खड़े हुए थे कि ये देखिए आप पास करें। लिटरली मैं आपको शाजिया साहिबा ये गुजारिश करूं और आप रिकॉर्ड सेनेट का मंगा के देख लें कि मैंने ऑलमोस्ट हाथ पैर जोड़े अपने कॉलीग्स के अपोजिशन के कि आप गलत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के मुफाद में बिल है, इसको ऐसे नहीं करें। नेचुरली अब वो उन्होंने, तो आप लोग क्या जॉइंट सेशन बुलाएंगे फरूक साहब? हुकूमत जॉइंट सेशन बुलाएंगे? जी हाँ, जी लीगल स्ट्रेटजी, यानी जो लीगल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यही है कि एक दफ़ा अगर सेनेट उसको रिजेक्ट कर दे तो फिर ये जॉइंट सेशन में जाता है। और आज मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू अपने तमाम अपोजिशन के मेंबर्स से, रहनुमाओं से और गयूर साथियों से जो पार्लियामान के, चाहे वो अपोजिशन के हैं, वो उनसे मैं गुजारिश करूं कि देखिए ये पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, इसमें आपने बिल्कुल कुछ नहीं देखना सिवाय पाकिस्तान के। देखिए उस दिन सेनेट में क्या बात हुई, सेनेट में उन्होंने ये बात की और देखिए एक्सक्यूज़ क्या था, विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेन। उन्होंने कहा क्योंकि डॉक्टर शहजाद वसीम ने क्योंकि हमारे साथ ऊंची ज़बान में बात की, बदतमीज़ी की
और नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब का नाम लेके उन्होंने शायद ये कहा कि ये उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की कोई बात की। शहजाद वसीम, और जब तक शहजाद वसीम माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्लैरिफाई नहीं करेंगे, तो तब तक हम ये बिल पास नहीं करेंगे। अब ज़रा सा ठहर जाइए। शहजाद वसीम उठे और शहजाद वसीम ने कहा कि देखिए मैंने तो ये बात ज़रूर की है जो की है, लेकिन मैंने आपके किसी भी लीडरान का नाम नहीं लिया। और अगर नहीं लिया और जो आप कह रहे हैं दुरुस्त नहीं है, और अगर ये सेनेट का रिकॉर्ड मौजूद है वो रिकॉर्ड मंगा लीजिए। रिकॉर्ड में अगर किसी ने नाम नहीं लिया हो तो मैं फिर मुझसे बात करें। और फिर शहजाद वसीम ने ये कहा कि अगर मेरे किसी स्टेटमेंट से किसी को दिल आज़ारी हुई है तो मैं उसको विड्रॉ करता हूँ, और मेरा मकसद कोई दिल आज़ारी नहीं है। और क्या माफ़ी होती है, इसके अलावा वो क्या माफ़ी मांगते? वो तो इतना बड़ा दिल करके उस शहजाद वसीम ने ये तमाम चीज़ें कहीं और पाकिस्तान के लिए कहीं, क्योंकि हमारा सबका फिर जॉइंट मौक़िफ़ यही था कि देखिए कोई ज़रा सा भी हमारी ईगो नहीं होनी चाहिए। और शहजाद वसीम ने हमारी सबकी बात मानी और ख़ुद भी आगे जाके, बड़ा अच्छा इंसान है, आगे जाके उसने फिर ये देखिए पाकिस्तान के लिए ये स्टेटमेंट दिया। जब उसने ये स्टेटमेंट शहजाद वसीम साहब ने दे दिया था तो फिर अपोजिशन की जो वो कंडीशन थी कि आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, हमसे तू तड़ाक कर रहे हैं, हमारे लीडरान का नाम ले रहे हैं, हम अपने लीडरान को प्रोटेक्ट करेंगे, हम पाकिस्तान को तो प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन हम अपने लीडरान को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो बात तो पूरी हो गई थी। तो जब वो बात पूरी हो गई थी तो अपोजिशन ने इन बिल्स को रिजेक्ट करके अपने आप को एक्सपोज कर दिया। आई थिंक इट वाज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रेटजी बाय द अपोजिशन। हुकूमत दोबारा बनना चाहती है इस पर, क्योंकि ऑपोजिशन तो कह रही है, ये एक पॉइंट आप निकाल दें कि बगैर वारंट गिरफ्तारी आप जो है ना वो गिरफ्तार कर लें, ये पॉइंट निकाल दें तो हम बिल्स को मंजूर करवाने के लिए तैयार हैं। ऐसा है कि बात पहले भी हो चुकी है। जब फारूक नाइक साहब और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब और मैं और शहजाद अकबर और मैं, हम यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से थे, और फारूक नाइक साहब और मोहसिन शाहनवाज रांझा, और फिर वो हमारी बहन हैं शाहिदा साहिबा, वो भी थी लेकिन वो बाद में नहीं आई। तो इनके रहते हुए एक बाकायदा एक ड्राफ्ट एग्री हुआ। उस ड्राफ्ट को एग्री जब हुआ तो उसके अंदर ये नहीं एग्री हुआ कि वारंट वाली बात को विड्रॉ किया जाएगा। अच्छा। वो बात नहीं हुई। उन्होंने नेगोशिएशन कहाँ तोड़ी? उन्होंने नेगोशिएशन यहाँ तोड़ी कि आप नैब को इसमें से निकाल दें। अच्छा। आमला में, मनी लॉन्ड्रिंग में नैब जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं होगी। और जिस पे हमने कहा नहीं जी हम इसको नहीं मान सकते, और ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, मैंने एक्सप्लेन किया कि देखें ये आमला जब बना था 2010 में तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की, यानी मेरे प्यारे भाई राजा परवेज़ अशरफ की पार्टी की गवर्नमेंट थी। उसने ये डाला था कि नैब, उस गवर्नमेंट ने ये डाला था कि नैब जो है वो आमला में भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी। ये कोई नई बात नहीं थी। तो ये तो जब आपने उस वक्त डाला तो ठीक है। और अब आपकी इनको सेटल करना जरूरी हो गया है, इसके बगैर अब ऑपोजिशन किसी कानून साजी में अब आप लोगों का साथ नहीं देने वाली है। देखें वो तो ऑपोजिशन की मर्जी है, हमारे दरवाजे हर वक्त खुले में हैं। नैब में जहाँ तक तरमीम का मामला है वो तमाम की तमाम चीज़ें ओपन हैं। कोई ऐसी चीज़ जिससे अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब का प्रोसेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हम तैयार हैं, आज भी तैयार हैं, लेकिन ये सेनेट में अपोजिशन अनफॉर्चुनेटली जो है उसने एक गलत कार्ड खेला, और मेरे ख्याल में अपोजिशन को अपने स्टेप्स को रिट्रेस करना चाहिए। अदरवाइज़ मौरख जो है वो अपोजिशन को यही कहेगी कि आपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में इस सेनेट से ये बिल को रिजेक्ट किया। और ये कहना कि ये फैटफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आज दावत देता हूँ, शहरी रहमान साहिबा भी उस मीटिंग में हुआ करती थी, कोई भी हो हमारे साथ बैठ जाए, फैटफ की रिक्वायरमेंट्स भी सबके सामने रखी गई, उसमें से देख लीजिए, आप हमें कन्विंस कर दीजिए, हम आपको कन्विंस कर दें। बॉटम लाइन फैटफ की रिक्वायरमेंट्स हैं और आज भी ये हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन तो अपोजिशन एक्सपोज हो गई, बड़ी पाकिस्तान के साथ अपोजिशन ने ज्यादती कर दी अनफॉर्चुनेटली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लगता है एक बड़ा मसला हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है
वो है नवाज शरीफ की वापसी का। अब समझ नहीं आती इस हुकूमत के लिए बड़ा मसला कौन सा है, कराची के मसाइल को हल करना या नवाज शरीफ को वापस लेके आना। अब दोनों मसाइल पे ज़रा मैं बारी बारी आपसे बात करूंगी। अब वफाकी काबीना के जो फैसला है फ़ारूक साहब के नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हर तरह के इकदाम उठाए जाएंगे। NRO के हवाले से कहते हैं जी हम लोग ब्लैकमेल नहीं होंगे। क्या ऑप्शंस क्या हैं, कैसे ला सकते हैं? डार साहब को ला नहीं सके, फिर आपको पता है MQM लंदन के कायद को ला नहीं सके, हसन हुसैन को ला नहीं सके। नवाज शरीफ को कैसे कानूनी तौर पर ऑप्शंस क्या हैं आप लोगों के पास, कैसे? देखिए मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बताऊं और थोड़ी सी इसके अंदर जो एक्चुअल बात हुई है वो क्या है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर अदालत ने ये ऑर्डर दिया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सख्त बीमार थे और जो हमारे सामने रिपोर्ट्स आई थी वो जाली थी या जाली नहीं थी वो तो बहस दूसरी है, लेकिन जितनी रिपोर्ट्स हमारे पास आई थी उससे तो ये साबित होता था कि नवाज शरीफ साहब सख्त बीमार हैं और उनके डॉक्टर्स जितने थे उन्होंने आके यही कहा। तो लिहाजा इन द लाइन ऑफ ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियनिज्म गवर्नमेंट ने ये उनको जाने दिया। अब जाने के बाद अगर वो सेहतियाब हो गए हैं तो उनको खुद वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अदालती ऑर्डर है। अदालती ऑर्डर ने इसमें नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की दोनों की अंडरटेकिंग्स उसके अंदर एफिडेविट लिए हुए हैं और अगर वो नहीं आएंगे तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और मैं गुजारिश करूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ साथ अदालत ने अपने ऑर्डर में ये लिखा था कि वो अपनी पीरियडिकली अपने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। फिर साथ साथ जो पाकिस्तान हाई कमीशन वहाँ है, वहाँ का अफसर जो होगा वो बाकायदा वहाँ उसको इनवाइट किया जाएगा, वो मॉनिटर करेगा, वो अपनी तसल्ली करेगा। तो ये तमाम चीज़ें नहीं हुई, तो ये तो एक क्लियर कट कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है। और देयरफॉर इमरान खान साहब ने कहा कि देखिए अगर कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है तो ये हमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए बिटवीन वन कॉन्विक्ट या वन अक्यूज्ड एंड द अदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि वो हर हालत में नवाज शरीफ साहब को घसीट के लेके आए या क्या, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करने के लिए, ताकि अदालतों का कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस यही ना, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे फ़ारूक नसीम साहब? अगर पाकिस्तानी हुकूमत बरतानवी हुकूमत से दरखास्त करती है कि भाई मियां नवाज शरीफ को वापस भेजा जाए, तो इज़ दिस ट्रू कि इससे पहले बरतानवी होम सेक्रेटरी जो हैं उनसे रुजू करना होगा, उनकी रजामंदी लेनी होगी, अब वहाँ पर साबित करना होगा कि जो हुकूमत पाकिस्तान कह रही है वो दुरुस्त है? ये इतना कोई आसान प्रोसीजर नहीं है कि नवाज शरीफ को एक नोटिस भेज देंगे बरतानवी हुकूमत को और वो आप लोगों के कहने पे भेज देंगे उनको, ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग प्रोसीजर। देखिए कोई चीज़ ना आसान है ना कोई चीज़ मुश्किल है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, नहीं लाना तो है ना लाने के लिए तो संजीदा है ना हुकूमत। देखिए मैं गुजारिश करूं, नहीं कम, मैं तो कानूनी तौर पे पूछ रही हूँ ना। कैबिनेट का डिसीजन है, ठीक है। मैं कानूनी तौर पे आपको, देखें कैबिनेट का एक डिसीजन है, कैबिनेट का डिसीजन है, अदालत का डिसीजन है, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी या क्या होनी चाहिए तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको कोई डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में देखिए अब कैसे इवेंट्स जो हैं आगे कैसे चलते हैं। चलें देखते हैं कैसे हुकूमत कामयाब होती है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने पे। आपका ताल्लुक कराची से है फ़ारूक साहब, ये जो कराची का हाल हो रहा है बारिशों के बाद, क्या ये कराची पीपल्स पार्टी को तो हर कोई मौरूद इल्ज़ाम ठहराता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अभी भी विफाक ने NDMA से कहा, अब फ़ौज वहाँ पर जो है ना वो हेल्प कर रही है। क्या हर साल कराची में ऐसे ही होता रहेगा? आर्टिकल 149 की बातें की गई, गवर्नर राज की बातें की गई, विफाक कैसे इंटरफेयर कर सकता है? NDMA को तो भेज दिया, अब क्या पीपल्स पार्टी के सर पर लोग कहते हैं हम बैठे रहेंगे तो अगले 10 साल भी हर साल ऐसे ही होगा बारिशों में? तो क्या हाल है कराची के मसाइल का? आपका तो खुद ताल्लुक कराची से है। देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं और बड़ी नेक नियति से गुजारिश करूं कि कराची है, हैदराबाद है, ये ट्विन सिटीज़ है, अर्बन सिंध है, और इन पर्टिकुलर कराची जो है वो सिंध का 95% रेवेन्यू जो है कराची से जनरेट होता है।
तो ये हमारे जो रूरल सिंध के जो भाई हैं उनके भी इंटरेस्ट में है कि कराची को सही चलना चाहिए। अगर कराची सही नहीं चलेगा और वहाँ से इनकम सही जनरेट नहीं होगी तो हमारे रूरल सिंध के जो भाई हैं तो उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, वफाक को कुछ नहीं मिलेगा। और वफाक के लिए कराची के कोई 65 से 70% कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में। तो अब इसका मतलब तो ये है कि जो भी सिस्टम इन प्लेस है वो सही काम नहीं कर रहा। और वो इसलिए काम नहीं कर रहा है कि पीपल्स पार्टी एक अजीम नारे के साथ आई थी, लेकिन आज की पीपल्स पार्टी एक करप्ट और मुतासिब पार्टी है जिसको सिवाय तासुब के और करप्शन के उसका कोई एजेंडा नहीं है। तो ये जब तक कोई इसकी प्रॉपर समझिए पोजीशनिंग नहीं होगी, सही तरह से कानून और आइन और कानून का इतलाक़ नहीं होगा, तो तब तक सिंध चाहे वो कराची हो, देखिए कराची सिंध का हिस्सा है और कभी कोई ऐसी ना तो मूव है कि कराची को सिंध से अलग करना है, ना मेरा कोई ऐसा एजेंडा है, ना किसी का कोई ऐसा एजेंडा है कि कराची जो है वो अलग हो जाए। हम सिंध की बात कर रहे हैं, हम सिंध के बासी हैं, सिंध के रखवाले हैं। और जब तक ये सिस्टम जो है तासुब का और करप्शन का सिस्टम इन प्लेस है तो सिंध का और कराची का, हैदराबाद का, लाड़काने का, आप नहीं समझते कि 18वीं तरमीम कहीं ना रुकावट है? वफाक कुछ करना भी चाहे, मदाखलत करना भी चाहे इन मामलात में, अपने हाथ में कंट्रोल लेना भी चाहे, 18वीं तरमीम एक रुकावट है जिसका हमेशा फ़ायदा भी उठाया जाता है। देखिए 18वीं तरमीम जो है, मैं गुजारिश करूं कि 18वीं तरमीम में भी आर्टिकल 149 को इंटैक्ट रखा गया। हाँ। और ये तो अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि वफाक जो है 149 में करेक्टिव ऑर्डर्स पास कर सकती है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा इस वक्त कि 149 वफाक के एजेंडे में है या गवर्नर रूल वफाक के एजेंडे में है। मैं तो सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि कराची, पाकिस्तान और सूबा सिंध, ये तीनों चीज़ें लाजिम व मलजूम हैं। कराची सिंध का हिस्सा है और सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान कराची को, फॉर द सेक ऑफ सिंध कराची को अगर रेस्क्यू नहीं किया गया, यहाँ से करप्शन ख़त्म नहीं किया गया, असल जड़ क्या है? करप्शन है। असल जड़ क्या है? तासुब है। जब तक करप्शन और तासुब जो है सिंध की ये हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी वाले हमारे दोस्त कॉलीग्स ख़त्म नहीं करेंगे, और ये देखें, ये सामने आपके है। मिसाल के तौर पे अब कोटा सिस्टम की बात है, 40-60 की बात है, 40% अर्बन सिंध से हो और 60% रूरल सिंध से हो, तो 40-60 के कोटे को इन्फोर्स करें। कोटा सिस्टम मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता भी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी या सिंध की गवर्नमेंट जो है वो जाली डोमिसाइल लोग वहाँ से बनवाएं, रूरल सिंध से और अर्बन सिंध की नौकरियां ले लें। और यही हुआ है। अर्बन सिंध में कौन रहते हैं? उर्दू स्पीकिंग भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, मेमन भी रहते हैं, आखानी भी रहते हैं, सारे लोग सिंधी स्पीकिंग रहते हैं। यानी अर्बन सिंध का अगर कोई सिंधी स्पीकिंग है तो अर्बन के कोटे में है। कराची देखिए एक गुलदस्ता है, हैदराबाद एक गुलदस्ता है। जितनी भी इकाइयां हैं पाकिस्तान की वो कराची, हैदराबाद में मौजूद हैं। ये तासुब को अब ख़त्म होना चाहिए, हर तरह से ख़त्म होना चाहिए। पंजाब में तो अर्बन और रूरल कोटा नहीं है, बलूचिस्तान में तो अर्बन रूरल कोटा नहीं है, तो ये सब सिंध पे मेहरबानी जो है भुट्टो साहब के ज़माने से क्यों है? इसका कोई जवाब नहीं देता। बिल्कुल। तो कराची का हाल आपके सामने। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर नसीम साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कराची के दावेदार तो बहुत से हैं, लेकिन सब आवाम को मसाइल हल करने के नाम पर ट्रक की बत्ती के पीछे हमेशा से लगाए हुए हैं।
कराची के अवाम को कभी घरों पर साफ पानी मुहैया करने, तो कभी टैंकर माफिया से निजात दिलाने का लॉलीपॉप दिया जाता है, तो कभी गटर के गंदे पानी से जान छुड़ाने के वादे किए जाते हैं, कभी कूड़ा करकट ठिकाने लगाने की बातें की जाती हैं, तो कभी नालों को साफ करने की, कभी बारिशों के बाद सड़कों पर पानी ना जमा होने के दावे किए जाते हैं, तो कभी लोकल ट्रेन का पहिया चलाने के वहाँ के आवाम को ख्वाब दिखाए जाते हैं, तो कभी वफाक और सिंध के तीन नुमाइंदों पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी बनाकर आवाम को यास और उम्मीद दिलाई जाती है कि उनके मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन अमली तौर पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। कराची में जारी बारिशों के छठे स्पेल ने तबाही मचा दी है, जिससे ये वाज़ेह हो गया है कि कराची सबका है, लेकिन शायद कराची का कोई नहीं है। कराची में हर तरफ पानी ही पानी है। हुकूमती दावे भी लगता है कि पानी में बह चुके हैं। बारिश का सिलसिला आज सुबह से किसी हद तक थम तो गया है, लेकिन अभी भी मज़ीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 और 30 अगस्त के दौरान सिंध में एक और मानसून स्पेल आने के इम्कान हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची में रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। वज़ीर आज़म ने शहर कायद में बारिश के बाद की सूरत हाल का नोटिस लेते हुए वफाकी इदारों को कराची के शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत की है, जबकि पाक फौज ने कराची में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कराची को शहर कायद और अंदरून सिंध में हालिया बारिशों से मुतासरा आबादी के लिए रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की है। DGI-SPR के मुताबिक कराची में आर्मी और रेंजर्स की 70 से ज़ायद टीमें जो हैं इस वक्त इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक फौज के इक़दाम की तारीफ भी की है। गुज़श्ता रोज़ होने वाली तेज़ बारिशों की वजह से गुज्जर नाला ओवरफ्लो हो गया और नाले से कई टन कचरा निकलकर दूर तक फैल गया। गुज्जर नाले पर NDMA के ज़ेरे असर कचरे की सफाई का काम भी मुसलसल जारी था, लेकिन कचरा निकालने का अमल सुस्त रवि का फिर शिकार हो गया था। जबकि बल्दियाती इदारों और सिंध हुकूमत की जानिब से भी नालों की सफाई के दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन बारिश के पानी ने सबके पोल खोल कर रख दिए। दूसरी तरफ बिजली की बंदिश ने भी शहरियों से चैन छीन लिया है, लोगों का सुकून छीन लिया। गुज़श्ता जुमे को होने वाली तूफ़ानी बारिश के 6 रोज़ के बाद भी सरजानी टाउन और न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम हैं, जबकि गुलिस्तान जोहर, गड्डाप और बिन कासिम टाउन में गुज़श्ता 3 रोज़ से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मामूलात ज़िंदगी वहाँ पर लोगों के जो है ना वो ठप होकर रह गए हैं। हालिया बारिशों ने लाखों शहरियों के घर तबाह कर दिए हैं। पानी के सैलाबी रेले गरीब मकीनों का सब कुछ बहा कर ले गए। मार्केट से जो है ना वो मार्केट्स बंद हो गई हैं। दुकानों में पानी दाखिल होने की वजह से लोगों का अरबों का नुकसान हो रहा है, जबकि इस साल जारी मानसून सीजन के अंदर कराची में 30 अफराद करंट लगने, दीवारें छतें गिरने और डूबने की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। कराची में अभी भी सरजानी समेत शहर की बेशतर कच्ची आबादियां और मज़ाफाती और नशेबी जो इलाके हैं वहाँ पर पानी खड़ा है। आखिर क्या है कराची के मसाइल का हल? दावे तो हर कोई करता है, लेकिन हल होता हुआ नज़र नहीं आता है। मुझे ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। ख्वाजा साहब, इस वक्त रेन इमरजेंसी नाफिज की हुई है। पिछला स्पेल आया तो वफाक ने NDMA को भेज दिया। अब आप देखेंगे फ़ौज जो है ना वो इस वक्त बिल्कुल इमदादी कामों में मसरूफ़ है। पानी आ रहा है, इतना ज़्यादा पानी है कि लोग वहाँ पर डूब रहे हैं। क्या ये कहा जाए कि इस शहर की हालत की ज़िम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या कहीं ना कहीं MQM भी ये समझती है कि आप लोग भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा रहे? कराची से एक बड़ा भारी मैंडेट आप लोगों को कराची के अवाम ने हमेशा दिया है, कि आप लोग भी इस नाकामी में MQM की समझते हैं कि MQM भी कुछ नहीं कर पाई इस शहर के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आपने जिस तरह का इंट्रो दिया है, इस इंट्रो के नतीजे में मैं आपको सिर्फ एक जुमला बताना चाहता हूँ, वो ये कि ये कलेक्टिव है। और कराची को जितनी तवज्जो 2001 से 2008 में दी गई, जब जनरल मुशर्रफ साहब थे और मीडिया चैनल सब ये कहते थे कि गुज़िश्ता 56 साल में अगर काम हुआ है तो वो कराची में हुआ है, और कराची उस वक्त लाहौर से काफ़ी आगे तरक्की में जा चुका था। लेकिन उस 8 साल के अलावा अब शायद पहली बार दोबारा कराची को वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ, कोर कमांडर और NDMA FWO की जानिब से तवज्जो दी जा रही। देखिए, कराची इकनॉमिक हब है। आपने जो तज्जिया खींचा, आपने ये तज्जिया खींचा है पिछले 50 साल का। मैं आपको सिर्फ अपनी एक मिसाल दे रहा हूँ। जब मैं अपने इलाके का कारकुन था तो मेरी पहली ड्यूटी ये लगती थी कि जिनके यहाँ पानी नहीं है, मैं सुबह सुबह टैंकर में लाइन में लगता था, 10 रुपए का टैंकर का टोकन लेता था, और जिसके घर में पानी नहीं है मैं वहाँ टैंकर पहुँचाता था। MQM के जितने जूनियर कारकुनान थे उनकी जिम्मेदारी ये थी कि सुबह सुबह पहले टैंकर पे जाके खड़े हो जाएं,
ताकि लोगों को पानी पहुंचे। मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब आई वॉज 16। अब आप बताएं 30-35 साल पुराना मसला आज भी हल नहीं हुआ। अच्छा, अब मसला एमकेएम का क्या है? एमकेएम का कसूर ये है कि एमकेएम हुकूमत में जाती है, जब मुतालबात पूरे नहीं होते तो बाहर आ जाती है। जब बाहर आ जाती है तो या तो उसके खिलाफ 10 साल का ऑपरेशन शुरू होता है, या फिर वो जब उसके दरवाजे पे चल के आते हैं मुहिब वतन हो जाती है। जब वो बाहर आ जाती है तो वो गैर मुल्की एजेंट हो जाती है, दहशतगर्द हो जाती है। माजी में ये सब होता रहा। अब गुज़िश्ता 12 साल से 12 साल, लेकिन माजी में जो इल्जामात लगते रहे वो साबित भी हुए 4 साल पहले। नहीं, मैं इस पे फिर आपसे लगा भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एमके मौजूद है, हुकूमत का हिस्सा है, पाकिस्तान के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रजिस्टर्ड है और हमारे वजीर हैं, तो मेरा ख्याल है अभी आगे चलने। अब इसमें ये जरूर है कि 12 साल के अंदर हम क्यों पीपल्स पार्टी पे नाराज हैं। हम 5 साल कोalition में रहे, कोalition में रहने के बाद भी आपने देखा कि कोalition में भी हमने 3 दफा हड़तालें की हैं। हम हुकूमत से बाहर गए, वापस हमने स्ट्राइक भी की है, बत्ती के खिलाफ भी हमने स्ट्राइक की है। अब हम गुज़िश्ता 4 साल से 5 साल से बिल्कुल अपोजिशन में, ना हम फेडरेशन में थे ना हम सूबे में थे। पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने की वजह क्या थी? यही वजह थी ना कि भाई कराची को जिस तरह लाहौर की इंपॉर्टेंस है, इस तरह कराची को भी वो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जो आपने अभी फरमाया मिल रही है। इस पे उम्मीद कितनी है ये अलग बात है। अब कराची का हल क्या है? आखिर में मैं ये कहूँगा, अच्छा विफाक में अगर आप कराची के मसाइल के हल की वजह से शामिल हुए तो मसाइल तो अफवाज पाकिस्तान उसके इदारे कर रहे हैं। सवाल ये है कि अवाम ने जिनको वोट दिया है, जिनको मैंडेट दिया है, वो लोग कहाँ हैं? कराची का मसला समझने की जरूरत है कि ये अफवाज पाकिस्तान का भी मसला है। यह हमारी सबसे बड़ी मलीर कैंट है, यहाँ पोर्ट्स हैं, यहाँ डीएचएज हैं। उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने सोने पे सुहागा 7 जिले और बना दिए और हर जिले को लावारिस छोड़ दिया। इस शहर को एक कंसोलिडेटेड मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होना है, जिस तरह लाहौर है, जिस तरह कोयटा है, जिस तरह पेशावर है। और इस कंसोलिडेटेड चेन ऑफ कमांड के अंदर माली इंतजामी इख्तियार देना है। यानी क्या 4 साल का दौर गुजरा हमारा कि मेयर 1 ग्रेड का चौकीदार भर्ती नहीं कर सकता, यानी मेयर 2 करोड़ से ऊपर की स्कीमें नहीं दे सकता। वजीर आला साहब के पास जाना पड़ेगा। तो 28 अगस्त को जा रहे हैं, तो नया एडमिनिस्ट्रेटर क्या मुतफिका लाया जाएगा? आप लोगों से मुशावरत हुई या होगी? कैसे आएगा? कौन होगा नया एडमिनिस्ट्रेटर? पीपल्स पार्टी की रिवायात में मशावरत का तो कोई आज तक मैंने हिस्ट्री में नहीं देखा हो मशावरत करें। अच्छा, माड़ी जिला आपके सामने है। ये तो अफसरान बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, उससे वफादारी का हलफ लेते हैं, क्या लेन देन तय करते हैं मुझे नहीं पता। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर, आपको याद होगा बल्दियाती इंतखाबात से पहले 8 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे ना कराची पे। ये जो 4 साल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुआ, उसके बाद 2008 से तो इंतखाबात हुए नहीं थे। वो एडमिनिस्ट्रेटर भी मैं आपको बताऊं, कोई एयरपोर्ट के नीचे से भागा, कोई एयरपोर्ट के ऊपर से भागा, वो सब आपके सामने है। तो अब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आएगा हम उसको देखेंगे। हमारी हिमायत उसी सूरत में रहेगी कि वो बुनियादी तौर पर एक अच्छी शोहरत का हामिल हो और कराची से ताल्लुक हो। क्या ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ने रोशन शेख को लगाने की कोशिश की, जिन्हें अभी कल ही नायब ने जो है ना गिरफ्तार किया करप्शन के इल्जामात में? ये सच है? मैं सिंसियरली कह रहा हूँ, मेरी नॉलेज में नहीं है, ना मुझसे किसी ने कहा, ना एमकेएम से किसी ने बात की। लेकिन हाँ ये जरूर है, अच्छी शोहरत का हामिल होगा, दबाव नहीं लेगा, इनका दबाव नहीं लेगा। कराची पे एडमिनिस्ट्रेटर इंतखाबात तक रहेगा, काम करेगा, हम सपोर्ट करेंगे। नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेंगे। इस शहर के अंदर अलमिया ये रहा है, नए शहर की पुलिस हमारी है, नए शहर का भिखारी हमारा है, नए शहर के डाकू हमारे हैं। कराची वालों मसला तो कराची वालों से कोई पूछता ही नहीं है। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी है, एनडीएमए भी है, एफडब्ल्यू, तो उसमें मुराद अली शाह साहब के हमने कराची वालों का मसला, कराची वालों से बेहतर तो किसी को नहीं पता है ना, जो कर रहे हैं उनसे बेहतर तो किसी को नहीं पता है ना, जो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं उनसे बेहतर तो किसी को नहीं पता है ना। बाहर से आके कौन पूछे, कौन बताए कि कराची का क्या मसला है? कराची पे लाड़काना रूल कर रहा है, कराची पे कराची वाले कहाँ रूल कर रहे हैं? हुकूमत में और मकामी हुकूमत में जमीन और आसमान का फर्क है। जो सिंध हुकूमत है वो कराची से सालाना 250 अरब रुपए लेकर 3 अरब रुपए कराची को सालाना देती है तरक्यात में। ठीक,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम जावेद मियांदाद साहब, जिन्हें हम देखते रहते हैं गाहे बगाहे हुकूमत की कारकर्दगी पर बड़ी बात भी करते रहते हैं, तनकीद भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से ख़बरों की जद में होते हैं। वो कराची में रहते हैं। कराची की सूरत हाल पर मैं जावेद मियांदाद साहब से भी बात करूँगी एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम, ज़बरदस्त बल्लेबाज, इनका जो शारजा का एक तारीख़ी छक्का था उसे कौन भूल सकता है, जावेद मियांदाद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मियांदाद साहब आपका। जावेद मियांदाद साहब, आप हुकूमती कारकर्दगी पर गाहे बगाहे बात भी करते रहते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते रहते हैं, तो जो कराची की सूरत हाल है, अगर मैं बतौर कराची के काम शहरी से अगर आपसे मैं ये पूछूं कि पिछले 2 दिन से कराची जो पानी में डूबा हुआ है, इतना पानी है कि लोग जो है ना वो मर रहे हैं। अब हुकूमत ने फ़ौज को भेजा है, NDMA को भेजा, अब फ़ौज और फ़ौज के इदारे वहाँ पर लोगों की हेल्प करने में मसरूफ़ हैं। आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमत और वफाक दोनों ही जिम्मेदार हैं कराची का जो हाल है, जावेद मियांदाद साहब? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो सबको सलाम अलैकुम। और बात ये है कि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है कि पता नहीं है। पहली बात तो कराची का जो नक्शा था, आज आपको वो नक्शा तो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस कराची के लिए इतना प्रॉब्लम हुआ है कि आपको पता है कि यहाँ पर इतनी ऐसी चीजें यहाँ बन चुकी है कि आपको वो कराची का मैप जो है अगर पुराना देखेंगे तो आज वो नजर नहीं आएगा। और इसमें गलती हम सब की है, जितने लोग कराची में रहते हैं, मैं समझता हूँ हम सब की गलती है। और गलती इस तरीके से इदारों की भी है, क्योंकि यहाँ ये कब्जा माफिया जो है उसने बेसिकली जो चीजें बनी हुई थी पहले जब हम छोटे होते थे, मुझे याद है हमारे 60 की बातें, ये वो छोटे होते थे, पानी हमेशा हर मानसून जब होता था हमेशा बारिश आती थी और चीजें बनी थी। अब इंक्रोचमेंट ये जो इतनी चीजें बन चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि कराची का तो वो पता भी नहीं चलेगा कि कराची कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर लाइनें थी, कहाँ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कराची को आपको बिल्कुल नया कराची बनाना पड़ेगा। इसके अंदर सबकी गलती हुई है, KDA की भी हुई है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि जितने भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी हुई है, सब ने अपना अपना काम किया है, मगर कराची का किसी को ये नहीं पता था कि ऊपर वाले ने भी एक दफा ऐसी बारिश भेजनी है जिससे सबको याद आ गया, कराची भी याद आ गया। लेकिन कैसे हल होंगे मसाइल? आप देखें जावेद मियांदाद साहब, पिछले 10 सालों से एक ही पार्टी जो है वो रूल कर रही है पूरे सिंध में, लोग भी हर बार उसी को वोट देते हैं, वही पार्टी जीतती आ रही है। तो क्या स्ट्रक्चर जो है ना वो कराची का चेंज करने के लिए आपको लगता है कि अब चेहरे भी तब्दील करने की ज़रूरत है, उन लोगों को आगे आने की ज़रूरत है जो कराची के मसाइल को समझ सकें और सिंसेरिटी के साथ कराची को अपना समझ के वहाँ के मसाइल जो है ना हल कर सकें? तहरीक इंसाफ को भी कराची ने एक बड़ा जो है ना वो मैंडेट दिया है, तहरीक इंसाफ भी कुछ नहीं कर पाई कराची के लिए। देखिए, लाजिम बात है कि गवर्नमेंट तो यहाँ पर हमेशा है ना सिंध की रही है, मगर बात यह है कि हर एक को टाइम मिला है, वक्त मिला है, आप अपने अपने तौर पे मिल के देखें, कराची को सही करना होगा सबको मिल के। और मेरी जो गुजारिश वो ये है कि देखिए, कल की बात भूल जाए, कल था, आज की देखें और फ्यूचर देखें। तो डिवाइड करना चाहिए और उसके बाद 4, 5, 6 ऐसी चीजें बनानी चाहिए, और उसको जो है ना आप करेंगे तो उससे आपके चांसेस बनाने के ज्यादा अच्छे होंगे। अगर आप इसी तरीके से जाएंगे तो मैं नहीं समझता, इसको चेक आउट करना पड़ेगा, रकबा, पॉपुलेशन, हर चीज को काउंट करना पड़ेगा, और उसके बाद से फिर है ना इसको कितने आप समझते हैं पीपल्स पार्टी नाकाम हो चुकी है पिछले 10 सालों में? नहीं, देखिए, यहाँ लाजिम बात है कि इनके पास भी है ना मतलब रही है, मगर यहाँ
सब इन्हीं के पास ही रही है, इन्हीं के पास रही है, पीपल्स पार्टी के पास जो है कि अपोजिशन भी बुरी नहीं है, अगर पीपी है तो अपोजिशन भी तगड़ी है, तो मगर ये मसले जो है ये पैदा कैसे हो, ये सब ने मिलकर किए हैं, ये एक किसी को भी आप ये छड़ा नहीं सकते। कराची में हर जबान का आदमी रहता है, पठान भी रहता है, सिंधी भी रहता है, माजिद भी रहते हैं, हर तरह के रहते हैं, तो सब बटे हुए हैं, कोई एक इलाका मखसूस नहीं बने हुए। जावेद मियांदाद साहब, आप समझते हैं कि तहरीके इंसाफ की जो हुकूमत है दुरुस्त समत में चल रही है? पिछले दिनों आपकी एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुई जिसमें आपने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया पीटीआई को, पीटीआई की पॉलिसीज़ को, ख़ास तौर पर जो क्रिकेट में लेकर इतनी चेंजिंग्स की हैं। आपने कहा जो क्रिकेटर्स हैं उनका रोज़गार छीन लिया गया। क्या पीटीआई की हुकूमत दुरुस्त समत में चल रही है? नहीं, देखिए ये चीज़ तो मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी जब ये बैंक्स जो मना किए थे, बंद किए थे, उसके ऊपर आपको नहीं पता कि बैंक से क्या फ़ायदा हो रहा था। बैंक से सबसे बड़ा ये फ़ायदा हो रहा था कि बैंक की टीमें होती थी, सॉलिड टीमें होती थी अच्छी, तो हमारा कंपटीशन जो क्रिकेट का था वो वन ऑफ द बेस्ट होता था और उसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा था। पाकिस्तान लेवल पे आपको बड़े अच्छे प्लेयर मिलते थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बंदा कुर्बानी दे रहा होता था मगर उसका पूरा खानदान जो है वो पल रहा होता था। हाँ। तो ये वजह है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है माशी है, बाकी चीजें नहीं है। अगर लोगों को रोटी, रोजगार, ये चीज मिल जाए तो चाहे आप क्रिकेट को भी बंद कर दें और भी चीजें चाहते हैं, तो क्यों खत्म किया है? खान साहब की हुकूमत आई, उन्होंने ये सब कुछ क्यों खत्म कर दिया है? आप क्या उनसे मिलते नहीं हैं, मशवरे नहीं देते हैं उनको, या मिलना चाहते हैं, उन्होंने कभी टाइम नहीं दिया? क्या मसाइल क्या हैं? नहीं, देखिए मेरी तो एक आध दफा जब बस मुलाकात हुई है जब से, और वो भी मैं इस्लामाबाद गया था तो मुलाकात हुई थी। देखिए प्यासा कुएं के पास जाता, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो मैं यही कहूँगा, मेरा तो कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। अगर जब भी इस मुल्क को मेरी जरूरत है, अगर चाहते हैं कोई भी, नॉट ओनली पीटीआई, एनीवन, यहाँ पर भी मैं सिंध में होता हूँ, मेरे पास सिंध के भी गवर्नमेंट के लोग हैं, जानने वाले हैं, बात करते हैं सबसे। तो आई एम फॉर पाकिस्तान की बेस्ट के लिए एनीबडी वांट माय सर्विसेज आर अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल। इमरान खान साहब अच्छे खिलाड़ी तो थे, कामयाब सियासतदान भी आप समझते हैं? बिल्कुल हूँ, मेरे सामने अगर आप बिठा दें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी जो ग्रूमिंग हुई है वो नहीं, मैं इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ। वो अच्छे खिलाड़ी तो थे, क्या आप समझते हैं वो अच्छे सियासतदान भी हैं? देखिए ये तो देखिए एक चीज मिली है, अब उसको प्रूफ करना इमरान साहब का काम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि करना चाहिए। मगर यहाँ पर जो है देखिए हमारा पाकिस्तान की सियासत जो है ना कि एक आदमी चढ़ता है तो दूसरा आदमी टांग खींचता है। कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन ने एक दूसरे की तारीफें नहीं की है। मैं तो अपनी लाइफ में यही देखता आ रहा हूँ, जब भी हुकूमत आती है तो अपोजिशन होती है, सिवाय गाली के कुछ नहीं होता। हमें सबको अब ये चीजें पुरानी खत्म करनी पड़ेगी, मिल बैठ के अगर अच्छा कहते हैं अच्छी तारीफ करें, बुरा करते हैं तो बुरे से फिर आदमी अच्छाई भी लेता है। तो सियासत में आने का इरादा है जावेद मियांदाद साहब? जी, सियासत में आने का आपका कोई इरादा है? क्योंकि आप कह रहे थे ना इमरान खान को तो सियासत करनी आती है। मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ सियासत कैसे होती है। मेरे साथ सियासत में आने का नहीं, मगर मैं सियासत में अगर मुझसे कोई भी काम लेना चाहते हैं मैं उसके लिए हाजिर हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं कोई अपनी पार्टी या कुछ नहीं, मगर आई वांट टू सर्व द कंट्री। यस, मेरे पास एक्सपीरियंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड का, आई कैन टेल। ये तो हमारा बहुत छोटा सा इंटरव्यू है, कभी अगर आप सही तरह लेंगे तो आई कैन टेल कि हाउ टू ये पाकिस्तान को किस तरह बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, बड़ी चीज है। हाँ, एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पर यह भी बड़ा क्रिटिसाइज इस चीज़ को किया गया कि पहले आपने हुकूमत पर इतनी ज़्यादा तनकीद की, उसके बाद जब आपके भांजे फैसल इकबाल को क्रिकेट बोर्ड ने अब एक डोमेस्टिक टीम का हेड कोच बना दिया तो आपका रवैया थोड़ा नर्म हो गया, आपने क्रिटिसाइज नहीं किया। तो क्या ये बात दुरुस्त है जो आप पे क्रिटिसिज्म हो रहा है इतना सोशल मीडिया पर? इसको क्लैरिफाई करें। मैं कसम खा के ये कहना चाहता हूँ कि आज तक मैंने पीसीबी को, टीम को, कभी किसी को डायरेक्टली कभी भी मैंने ना फोन किया ना मैंने बोला। और मुझे अफसोस यही था कि ऐसे टाइम पे चिंगारी देने वाले लोग ये कह रहे मेरी वजह से,
और भाई ये तो कब से खेल रहा है, कब से क्रिकेट खेली, ये तो क्वालिफाइड कोच है, ये जितने कोचेज है उनसे ज्यादा अच्छा है, क्वालिफाइड है। ये तो मेरी वजह से बेचारे बच्चे हमारे मर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में हमेशा यही होता है, अगर बाप खेला तो उसके औलाद नहीं। दुनिया में क्रिस कॉर्डे साहब एक खेले क्रिकेट, उसकी नस्ल को देखते हैं कि इसके अंदर जरूर वो नस्ल पाई जाएगी और होती है, तो दुनिया में ब्रीड देखते हैं कि कहाँ पर, और उसको जरूर खिलाते हैं। हमारे मुल्क में संगीत मतलब कि आपकी सिफारिश पर नहीं रखा गया आपके भांजे को, मतलब कि आपकी सिफारिश पे नहीं रखा गया? बिल्कुल नहीं, अगर सिफारिश पे होता था आज तो ये बहुत पहले होना चाहिए था। सही, ठीक है। ना मैं करता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ, मैं कभी भी किसी की मैंने अपनी इसी वजह से अपनी औलाद को क्रिकेट नहीं खिलाई, यही वजह से मैंने उसको दूसरी फील्ड में डाला, एजुकेशन में। माशाल्लाह ही वेंट टू अब्रॉड, उसने माशाल्लाह पढ़ा ब्रुनेल यूनिवर्सिटी से, ही इज बीन डूइंग हिज गुड जॉब एंड बिजनेस। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम जावेद मियांदाद साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का जो है ना वो ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत का ये एक और वादे के तकमील की तरफ एक बड़ा कदम है। इसी साल पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो जाएंगी। इस सिलसिले में डाइवो पाकिस्तान और स्काईविल चाइना कंपनी के दरमियान स्ट्रेटेजिक एक अलायंस भी हुआ है और अगले 3 सालों में पाकिस्तान में इन बसों की मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाएगी। इस माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला यकीनन धुआं है, जो कि मुल्की माहौलियात के साथ साथ आवाम को भी शदीद जो है ना वो मुतासिर करता है। गुज़श्ता हुकूमतों ने इस मामले पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत जो है माहौलियाती आलूदगी जैसे संगीन मसाइल से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम भी उठा रही है, जिस पर ज़ाहिर अप्रिशिएट भी करना चाहिए हुकूमत अगर कोई अच्छा काम करती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए पुरज़्म है। इब्तदाई मरहले में इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चलाई जाएंगी और यूँ पाकिस्तान जनूबी एशिया में इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाला पहला मुल्क होगा। आपको हम यहाँ ये बताएं कि हुकूमत ने गुज़श्ता साल पहली कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी मुतारिफ़ करवाई थी, जिसके मुताबिक पहले मरहले में 30% मोटरसाइकिलें, रिक्शे, बसें और ट्रक बिजली पर चलेंगे और फिर इसी पॉलिसी पर अमल दरामद से 70% पेट्रोल की भी बचत होगी। फिर 2030 तक 5 से 10 लाख बिजली पर चलने वाली गाड़ियां शाहराहों पर नजर आएंगी। यूं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जाने मुंतकली से तेल की सालाना दरामदाद में भी बहुत बड़ी एक बचत होगी। मुल्क में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की आमद से हवा के म्यार में भी बेहतरी आएगी, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में निजी शोबे की शराकत दारी से ज़ाहिर है सरमायाकारी बढ़ेगी और इससे यकीनन मुल्क की मईशत इसको भी इस्तेहकाम मिलेगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।